तो चलिए मैं सबसे पहले एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का। पेज नंबर 1 पॉइंट आप लोग सभी स्टडी मटेरियल से पढ़े थे, ठीक है। तो आपको सेम मटेरियल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है। फिर भी आप देख लेना, स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल मंगा लेना है सबको, ठीक है ना। लेटेस्ट स्टडी मटेरियल मंगा लेना है। पुरानी स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कारण बता रहा हूँ, चेंजेस भले मैं अलग से दे दूंगा, लेकिन क्या होगा कि जैसे कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन चेंज हो जाएगा तो आंसर डिफरेंस रहेंगे, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक ये होता है। दूसरा, छोटे मोटे जो चेंजेस है ना, कि लाइन विद इन द लाइन चेंजेस है, वो बिल्कुल ऑफ बीट हमारे गायब ही हो जाएगा। और अगर आपको लगता है नहीं सर पुरानी मटेरियल से पढ़े थे, हमारे मार्किंग की थी, कुछ नहीं है। पूरा नए स्टडी मटेरियल में 1 घंटा बैठना, पूरी मार्किंग हो जाती है, घंटे से ऊपर नहीं लगता। तो नया स्टडी मटेरियल मंगा लेना, ऑनलाइन वगैरह ऑर्डर कर देना। मैंने बस एक काम इस बार ये किया है कि जितना भी समरी चार्टिंग वगैरह है उसकी एक सेपरेट बुक बना दिया है, इसको एग्जाम डे रिवीजन के नाम से, ताकि एग्जाम के दिन हमको इतने सारे वॉल्यूम पे एंटर ना करना पड़े। और उसका पैटर्न वही रखा है जो स्टडी मटेरियल का है, ताकि आपको कुछ नयापन ना लगे, मतलब वही आई सेट रहे आपकी, ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग को जो दिया था वो रिवाइज कर दिया है, ठीक है। वो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर के हिसाब से कोई, तो उसकी प्रैक्टिस करना है, सफिशियंट है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट जो जो क्वेश्चन देगी वो बनाना है आप। जैसे अभी केस स्टडी का एक बुकलेट दे दी, 100 क्वेश्चन का एमसीक्यूज दे दी, उसकी प्रैक्टिस करना है। उसको मैं क्या करूंगा, आपको चैप्टर वाइज ग्रुपिंग दे दूंगा मैं आप, कौन कौन, जैसे चैप्टर 1 के, जैसे जो चैप्टर रिवाइज करेंगे ना वो तो मिक्स है, तो मैं ग्रुपिंग दे दूंगा, भैया इस चैप्टर का ये क्वेश्चन कर लो, आप ये क्वेश्चन कर लो, तो देखना बस, और कुछ नहीं है। केस स्टडी 2-4 ठोक केस स्टडी अच्छी है। वो कब करना चाहिए? टोटल इनकम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के दौरान, नहीं तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। रिवाइज्ड, आप रिवाइज्ड बुक ले लीजिएगा, उससे पढ़िएगा, क्योंकि बुक चेंज करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। चलो, तो मैं देखिए सीधा सीधा आपको समरी में लेके जा रहा हूँ, जो चैप्टर 1 बेसिक की जो समरी है, ठीक है। आप स्टडी मटेरियल ले आइएगा ना, हो गया आपके पास तो। अब इसमें देखिए थोड़ी बहुत थ्योरी में डिस्कस करूंगा, आज आप जाके देख लेना, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, इनकम टैक्स इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स एंट्री 82। अभी छोटी मोटी चीजें एक एक रीडिंग क्यों जरूरी है, एमसीक्यूज में पूछ देगा तो क्या करोगे, ठीक है। तो हालांकि मेरे पढ़ाने का कुछ नहीं, लेकिन आपको जरूर पढ़ना है। तो एंट्री 82 कहां पर दी है? यूनियन लिस्ट। क्यों यूनियन लिस्ट में दी है? क्योंकि यूनियन लिस्ट में ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर हैं। 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के एंट्री 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो इनकम पर टैक्स लगाए, तो ये यहाँ से पावर आया, ठीक है। लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 of the Constitution of India has given the power to the Parliament to make law on taxes on income। तो टैक्सेस किस पे लेना है? इनकम। लेकिन क्या लिखा है? अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो अगर आपको लगता होगा कि एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1) में एग्जेम्प्ट है करके टैक्स नहीं लेते, तो वो पहला कारण नहीं है। पहला कारण है कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर ही नहीं दिया है, ठीक है। हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1), पता है ना आप लोग को। लेकिन दिस इज नॉट अ फर्स्ट रीजन। सेक्शन 10(1) तो मजबूरी है उनको बनाना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एंट्री 82 के अंतर्गत साफ साफ लिख दिया है कि इनकम पर टैक्स ले सकते हैं, बट एग्रीकल्चर इनकम पे वो ले ही नहीं सकते। अगर मैं सेक्शन 10 को किसी फाइनेंस एक्ट में हटा दूं, 10(1) को, 10(1) समझते हैं ना एग्रीकल्चर इनकम, कोई चीज याद नहीं आएगी तो मेरे से पूछ लेना कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सेक्शन 10(1) में एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट किया, तो अभी फाइनेंस एक्ट 21 या 22 या 23 में कभी सेक्शन 10(1) को ओमिट कर दिया गया, तो क्या एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अगर एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स लेने की कोशिश भी करोगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो जाएगा।
तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं जाना है हमको, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ। फिर कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, बहुत इजी है। तो इनकम टैक्स लॉ का कंपोनेंट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल 1962, फाइनेंस एक्ट। तो अब हमारा रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट बताएंगे क्या रहेगा? फाइनेंस एक्ट, हाँ बताइए। फाइनेंस एक्ट, जोर से चीख चीख के बोलो। 2021 फाइनेंस एक्ट 21, अपन ऐसा बोलते हैं ना 21। क्या लगता है सर? अभी आपने एग्जाम दिया ना, उसमें कौन सा फाइनेंस एक्ट था? उसमें +1 ही तो करना है ना। आपने एग्जाम दिया ना अभी, फाइनेंस एक्ट 19 था या नहीं? 19 था। तो एक जोड़ने के बाद क्या आएगा? 20। तो 21 नहीं है। कौन सा फाइनेंस एक्ट आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 20। और अभी एक्चुअली में कौन सा आ चुका है लेटेस्ट? 21 बिल आया है, अभी प्रेसिडेंट वगैरह साइन कर देंगे तो फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। तो अभी 21 आया है। तो 21 जो अभी आया है और खूब सारी मीडिया में सब दुनिया भर की चीजें आई, वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं है। तो मैं तो आपको इनकम टैक्स लॉ बता रहा हूं, बट उसमें फाइनेंस एक्ट आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस, एनुअल फाइनेंस एक्ट, तो हर साल जो बजट आता है और पार्लियामेंट में पास होता है, बजट बोलते हैं, बिल बोलते हैं, लेकिन जब वो फाइनल हो जाता है, प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, तो हो जाता है फाइनेंस एक्ट। एंड फॉर अवर एग्जाम ऑफ मे एंड फर्दर नवंबर ऑल्सो, आगे की, तो उसमें फाइनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल होगा। और आपने अभी एग्जाम दी है फाइनेंस एक्ट 19 की, सही है कि नहीं? और ये फाइनेंस एक्ट 20 जो है कौन से प्रीवियस ईयर के लिए है? बताइए, कौन से प्रीवियस ईयर के, बताइए। 2021 बिल्कुल करेक्ट है, प्रीवियस ईयर 2021, मतलब 2021 की इनकम पर टैक्स देना है हमको। और उसका असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर है 21 22। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? तो हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ कंटेन इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल 1962, फाइनेंस एक्ट। और फाइनेंस एक्ट इज ऑल्सो सर्कुलर। कौन जारी करता है? सीबीडीटी। नोटिफिकेशन सर्कुलर कौन जारी करता है? सीबीडीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नोटिफिकेशन भी जारी करता है। कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो भी डिस्प्यूटेड मैटर पे, डिस्प्यूटेड प्रोविजंस पे, जहां पर कंफ्यूजन है तो वहां कोर्ट जो डिसीजन देगी वो भी अपने आप में क्या है? लॉ है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कभी अब इनकम टैक्स लॉ को पढ़ के, हमको एक्ट को पढ़ के कंफ्यूजन आ रहा है, अब डिपार्टमेंट और यहाँ पर कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट का जो फैसला आया, डिसीजन आया, तो वो भी तो एक लॉ का काम करेगा। तो इसको हम शॉर्ट में केस लॉ भी बोलते हैं। तो ये पांचों चीजें कितनी हो गई? 1 2 3, अब ये दोनों एक ही है समझ लो, 3 4 5 6, ये पूरी चीजें मिलाकर हम बोलते हैं इनकम टैक्स लॉ। ठीक है? इट इज ऑल व्हाट? इनकम टैक्स लॉ। आप लोग एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल बनाए हूँ, पता है आप लोग, उसको ज्वाइन कर लेना, EEI इनकम टैक्स। ठीक है, EEI इनकम टैक्स ज्वाइन किए सब लोग ने? उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जैसे जैसे क्लास चलेगी तो छोटे छोटे MCQs डालता रहूंगा रेगुलर बेसिस पे। इससे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे होंगे। पहले क्या एक जनरल था, तो अभी हमने क्या किया, हर सब्जेक्ट का अलग अलग बना दिया। तो इससे क्या होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। फिर कभी आप रिवाइज करेंगे तो आपको उसी सब्जेक्ट का पूरे लाइन से ऐसे MCQs मिलेंगे जो कि आपको ना बुक में मिलते हैं, ना इंस्टीट्यूट देती है, ना कोई देता। छोटे छोटे तरीके से कॉन्सेप्ट उठाएंगे, मतलब जनरेट करके देंगे कुछ। ठीक है, तो आप लोगों को EI, ऐसा EI करके हर सब्जेक्ट का है ना, इनकम टैक्स टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ऐसे शायद कॉस्टिंग का भी है, अकाउंट्स का भी है, सबका बनाए इस बार। चलिए, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है? थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं मैं। इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन टोटल इनकम। अब मेरे को ज्यादा आपको यहाँ पर ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पहले टोटल इनकम बहुत बताना पड़ता था। तो टोटल इनकम को एक लाइन में बोलूँ तो व्हाट इज द टोटल इनकम? 5 हेड का फाइनल इनकम, जिसको टेक्निकली बोलते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ईच हेड, निकाल लो। और जोड़ने के बाद आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। और उसमें जनरल डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन माइनस करने के बाद आ जाता है टोटल इनकम। उस पर आपको टैक्स निकालना है। उसमें जो टैक्स निकालना है ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो कि हमारा है 2021, ऑफ एवरी पर्सन। और मेरे ख्याल से पर्सन भी याद होगा आपको, पर्सन इंक्लूड्स, हाँ जी, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल पर्सन, इन ऑल। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं आपको, मैं थोड़ा थोड़ा टच करके भाग रहा हूं, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है ना, तेजी से पढ़ना।
इसको याद, इनकम टैक्स में इस थ्योरी को याद करने की कोशिश नहीं करना, फटाफट पढ़ना, बाकी मैं एमसीक्यू से प्रैक्टिस करा दूंगा। नाउ तो यहाँ पर देखिए पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है, आपको जरूर पढ़ना है। फिर यहाँ पर आगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर दिया है, तो मेरे को अभी आपको कुछ और बताने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर हमको पता तो है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर यहाँ पर 2021 इज अ प्रीवियस ईयर और 21-22 इज अ असेसमेंट ईयर, रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट इज अ फाइनेंस एक्ट 20, ओके। लेकिन जो यूनिक है ना वो है न्यूली सेटअप बिजनेस के बारे में कई लोगों को नहीं पता रहता, न्यूली सेटअप बिजनेस। अब बिजनेस ही आपने अच्छा देखिए प्रीवियस ईयर 2021 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2020 1 अप्रैल 20 से शुरू हो रहा है। अब मेरा बिजनेस मैंने मई से चालू किया तो अप्रैल तो कुछ है ही नहीं, तो जिस दिन बिजनेस चालू हुआ उस दिन से 1 मई को चालू किया, तो 1 मई 2020 से 31 मार्च 2021, बस ये छोटी सी बात है, तो इसका एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं यहाँ मार्क कर दिया। तो प्रीवियस ईयर वुड बी पीरियड बिगिनिंग विद द डेट सेटिंग अप, ये देखिए सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और एज द केस में बी द डेट ऑन विच द सोर्स ऑफ इनकम कम इनटू एग्जिस्टेंस। यहाँ दो खास वर्ड है, बिजनेस प्रोफेशन के लिए वर्ड यूज कर रहा है सेटिंग अप। रेसिडेंशियल स्टेटस याद करो, वहां पर था कंट्रोल मैनेजमेंट इन इंडिया, और थर्ड कैटेगरी की इनकम में अभी याद नहीं आ रहा तो याद दिला दूंगा, उसमें था सेटअप इन इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, सेटिंग अप। मतलब बिजनेस एक्चुअली में आपने सेल परचेज शुरू किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, सेटअप हो गया, प्रीवियस ईयर शुरू हो गया आपका, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। और बिजनेस प्रोफेशन को छोड़कर उसके अलावा कोई इनकम है तो, अदर सोर्सेस, तो वो कम इनटू एग्जिस्टेंस, क्या वर्ड यूज किया है, जिस दिन से वो एग्जिस्टेंस में आया, जिस दिन से वो एक्चुअली दिखा। जैसे मैंने फिक्स डिपॉजिट किया, तो फिक्स डिपॉजिट करूंगा तो ब्याज मिलेगा, इनकम है, तो जैसे मैंने एफडी किया वो मेरा डेट आ गई, भाई वो भी तो इनकम है ना, तो उसका प्रीवियस ईयर। और ये आपको समझ में आना चाहिए कि वंस प्रीवियस ईयर स्टेब्लिश तो फिर सभी इनकम के लिए एक ही रहेगा प्रीवियस ईयर। तो एक छोटा सा पॉइंट है तो कि जनरली लोग इसमें ध्यान नहीं देते, और आप बोलेंगे सर इससे तो क्वेश्चन भी नहीं आता, मैं भी मानता हूं अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, अभी नहीं आएगा इसकी गारंटी कौन लेगा। अच्छा इसमें कोई बहुत हाई तौबा नहीं, आप एक बार भी देखे तो क्वेश्चन बनेगा आपसे, तो ये खास बात है। मैं आगे असेसमेंट ईयर जो लिखा हुआ है इसको पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, इसको आप पढ़ लेना, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। 12 महीने के पीरियड को असेसमेंट ईयर बोलते हैं, जो शुरू कब से होता है 1 अप्रैल, तो हर साल असेसमेंट ईयर है किसी न किसी प्रीवियस ईयर का, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट लिखा है, क्या आप लोग में से कोई मेरे को बताएगा, एक्सेप्शन टू द रूल दैट इनकम इज चार्ज टू इनकम टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। नॉर्मली तो असेसमेंट ईयर में इनकम चार्ज होती है, कौन से ईयर की, प्रीवियस ईयर की, लेकिन इसका कोई एक्सेप्शन है। हाँ जी बताओ मैडम। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। हम्म। हाँ ठीक है, मतलब कुल मिलाकर असेसमेंट कब होगा उसका, प्रीवियस ईयर में असेसमेंट होगा, उसी समय फाइनल होगा, ठीक है। एडवांस टैक्स कब पेमेंट होता है, प्रीवियस ईयर में, तो क्या एडवांस टैक्स पे करने को प्रीवियस ईयर में असेसमेंट माना जाए, आराम से सोचिए, नहीं, एडवांस टैक्स पे करना असेसमेंट नहीं है, वो तो आपने एडवांस में दे दिया, उसका असेसमेंट असेसमेंट ईयर में होता है। कई लोग को कंफ्यूजन होता है मालूम है आपको, कि सर एडवांस टैक्स तो हम प्रीवियस ईयर में देते हैं, नहीं 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 नहीं, एडवांस टैक्स हम प्रीवियस ईयर में केवल पे करते हैं, असेसमेंट नहीं होता। तो ये 5 केसेस हैं जहां पर, दिख रहा है आपको, 5 केसेस है जहां पर प्रीवियस ईयर रूल फॉलो नहीं होता। प्रीवियस ईयर रूल मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम का असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना या कैलकुलेशन करना, असेसमेंट करना, तो ये दिस मे बी कॉल्ड एक्सेप्शन टू द प्रीवियस ईयर रूल, एक्सेप्शन है। और क्या क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है पहला, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, शिपिंग बिजनेस ये दिया है सेक्शन 172 में। अब ये हालांकि हमारे डिटेल कोर्स में नहीं है, लेकिन बस सीधी सी बात है, एक नॉन रेसिडेंट मतलब समझ लो फॉरेन शिपिंग शिप अगर इंडिया आएंगे और यहाँ पर पैसेंजर उठाएंगे, गुड्स उठाएंगे, तो यहाँ कमाएंगे ना पैसा, तो इनकम एक्रूड इन इंडिया हो गई। तो एज पर सेक्शन 5, याद है ना सेक्शन 5, रेसिडेंशियल स्टेटस, तो टैक्स तो देना पड़ेगा ना उनको, लेकिन वो तो यहाँ से काम करके वापस जाने वाली है। अब हम बोलेंगे तुम अभी इनकम कमाए हो, हम असेसमेंट ईयर में तुमसे टैक्स लेंगे, तो कब आने वाली है वो। इसलिए जब फॉरेन शिपिंग कंपनी जब इंडिया में आके काम करती है तो उसको बोलते हैं नहीं भैया अब तुम आ गए हो यहाँ से, 2 करोड़ रुपए आपने कमाए ना,
अब इस पे असेसमेंट तुम्हारा अब भी करेंगे। तो शिपिंग बिजनेस पे टैक्सेबिलिटी का सेक्शन कौन सा है? 172। आपको थोड़ा डिटेल में देखना है तो 172 में जाके देख सकते हैं, हमारे कोर्स में नहीं। दूसरा, पर्सन लीविंग इंडिया 174, बहुत इजी है। इंडिया से परमानेंट छोड़ के जा रहा है तो अब उसका असेसमेंट करो, नहीं तो बाद में कैसे चेस करोगे आप। देन एओपी बीओआई आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, किसी खास इवेंट के लिए, न्यू ईयर पार्टी के लिए एक हमने ग्रुप बनाया, उसे कुछ पैसे कमाया, वो ग्रुप खत्म हो गया, तो उस इवेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, तो बाद में फिर चेस नहीं होगा। देन पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, एक प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर रहा हूँ, लंबा चौड़ा टैक्स आने वाला है, और इनकम टैक्स को ऐसा शक है कि इस पे टैक्स ये पे नहीं करेगा, पैसे खर्च कर देगा, तो उसका असेसमेंट भी तुरंत किया जा सकता है। और डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अब बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो ये 5 ऐसे केसेस है विच मे बी कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं इसको, ये 5 केस क्या है? एक्सेप्शन है। किस चीज का? प्रीवियस ईयर रूल। प्रीवियस ईयर रूल क्या है? प्रीवियस ईयर की इनकम का असेसमेंट असेसमेंट ईयर में करना। व्हाट इज अवर प्रीवियस ईयर? 2021 बोलना है ना, याद नहीं करना, बार बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्या है? 2021। असेसमेंट ईयर क्या है? 21 22। तो प्रीवियस ईयर रूल का ये 5 एक्सेप्शन है। इसको मैं आपको समरी से बता रहा हूँ ना, इसको डिटेल पढ़ना है, एक क्लास में इतना सारा होगा कि अच्छा खासा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। चलिए, रेट ऑफ टैक्स फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस, तो अनडिस्क्लोज सोर्सेस के लिए अगर आपको सेक्शन याद हो तो 115BBE, अनडिस्क्लोज सोर्सेस। अनडिस्क्लोज सोर्सेस को अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो कौन सी इनकम? ब्लैक मनी, है ना, जो सर्वे वगैरह में पकड़ में आती है। तो क्या क्या इसमें देखिए, द फॉलोइंग अनडिस्क्लोज्ड इनकम, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उधर दिख रहा है कि थोड़ा ब्लर दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, करवा देंगे, 1 मिनट, अभी थोड़ा सा ठीक हो गया। हाँ जी, द फॉलोइंग अनडिस्क्लोज्ड इनकम आर चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 78%। इफेक्टिव रेट है, कैसे पड़ा 78%? प्लेन टैक्स है 60%, सबसे हाईएस्ट रेट। ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है 60%? ये दिया है सेक्शन 115BBE। और आपको अच्छे से पता है कि जो इनकम टैक्स के नॉर्मल रेट है, स्लैब रेट है, और जो नॉर्मल रेट है वो फाइनेंस एक्ट में दिए रहते हैं, और जो स्पेशल रेट है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस में दिए रहते हैं, जैसे 111A, 112, 112A, 115BB, उसी तरीके से 115BBE। तो ये 5-6 सेक्शन ही, कोई बड़े भारी नहीं है। और सरचार्ज भी इसमें कितना है? 25% प्लस सेस 4% तो रहता ही रहता है। तो इसको आप चेक करो तो थोड़ा कैलकुलेटर में 78 तुरंत आ रहा है क्या 1 सेकंड में? आर यू एबल टू कैलकुलेट 78%? सबका निकलना चाहिए। आया आपका? ओके, आया मैडम? नहीं आया, ठीक है, नहीं आया, ओके, आपका आ गया? हाँ जी, आ गया। तो देखो 78% क्यों नहीं आया आपका? क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरचार्ज किस अमाउंट पर लगता है और हेल्थ एंड एजुकेशन से किस अमाउंट पर लगता है। बेसिक वो सीखेंगे, आज आप सीख लेंगे। इनकम टैक्स कितना परसेंट है? 100 रुपये अगर है तो कितना परसेंट? 60%। तो 100 रुपये पे 60% कितना होगा? 60 रुपीज। अब इस पे सरचार्ज लगेगा, तो 60 रुपीज पे कितना परसेंट? 25%। निकालो 25% कितना आ रहा है, निकालना है ना, यही तो अब प्रैक्टिकल है। तो 100 रुपये पे 60 रुपये टैक्स आ गया, और सरचार्ज किस पे लगता है? टैक्स ही अमाउंट पे। तो इंटू 25%, बताओ जो फिर कितना रुपया आया आपका? 15 रुपये, 15 रुपीज आया। तो 60 प्लस 15, तो प्लस 60 कर दिए तो कितना आ गया? 75 आया क्या? और हेल्थ एंड एजुकेशन से आखिरी में लगता है टोटल अमाउंट पर, तो टैक्स प्लस सरचार्ज मिला के 75 आ गया। तो इस पे 4% निकालो, इंटू 4%, 3 रुपये आ रहा है। अब इसको जोड़ दो तो कितना आ गया? 78 रुपीज। तो 100 रुपये आपकी इनकम थी, तो फाइनल इफेक्टिव टैक्स कितना आ गया? 78। अभी देखो निकाल पा रहे हो? तो इन सिंपल 60 इंटू 25% प्लस इज इक्वल टू कर लो कैलकुलेटर में, तो 75 हो गया। फिर फाइनल इंटू 4% प्लस इज इक्वल टू 78, ऐसा निकलेगा। तो ये समझ में आना चाहिए। अभी अनडिस्क्लोज सोर्सेज जो होता है ना, अनडिस्क्लोज इनकम कई टाइप की होती है, हमको यहाँ पर 5-6 टाइप की दिख रही है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी डिटेल आपको
सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, वहां मिलती है। ठीक है, कैश क्रेडिट सेक्शन 68, और डिटेल में नहीं जाना है इसके, बट समझ में आना चाहिए। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट का मतलब होता है कि इनकम टैक्स ने आपके यहाँ सर्वे किया या जांच की आपके खातों की, और आपके अकाउंट्स में लायबिलिटी साइड में कुछ लोन वगैरह दिख रहा है, अनसिक्योर्ड लोन बोल सकते हैं, किसी पार्टी से लोन लिया हुआ है, और जब आपसे पूछा गया, एसएससी से पूछा गया कि ये पैसा कहाँ से आया आपके पास, तो आप सोर्स नहीं बता पा रहे हो, किन पार्टी से आपको पैसा मिला नहीं बता पा रहे हो, उसका मतलब पैसा आपको लोन मिला नहीं है, वो आपका ही पैसा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो किसका पैसा है? आपका ही पैसा है। और कौन सा बैलेंस है वो? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? बैलेंस शीट में अगर आपके अनसिक्योर्ड लोन दिख रहा है 2 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो ये है, इसको बोलते हैं, ये क्रेडिट इसलिए लिखा हुआ है, कैश वर्ड पे मत जाना, इट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। कैश वर्ड इसलिए डाला इनकम टैक्स ने क्योंकि उनको पता है कि ब्लैक मनी कैश में ही जनरेट होती है, पक्के में नहीं जनरेट होती बैंक से। कैश क्रेडिट, तो इसको समझ में नहीं आता कई बार, तो यहां लिख देना एग्जाम्पल अनसिक्योर्ड लोन। क्या अनसिक्योर्ड लोन लेना कोई गलत बात है क्या? मैं अपने फ्रेंड से बिजनेस के लिए बिना किसी सिक्योरिटी के लोन लेता हूं तो कोई गलत बात तो है नहीं। हाँ, तो फिर आप डिस्क्लोज कर दीजिए और एक्सप्लेन कर दीजिए कि मैं उस फ्रेंड से लिया हूं, और फ्रेंड के बुक्स में भी दिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो दिक्कत है, क्योंकि इनकम टैक्स को क्या समझ में आ गया अब कि पैसा आपका ही है, क्योंकि आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, तो बुक्स में लाने के लिए आपने क्या दिखा दिया, मेरे को लोन मिला है, पार्टी च नहीं मालूम। ठीक है, तो ये जैसे ही पैसा पकड़ में आएगा वो क्या मान लिया जाएगा? अनडिस्क्लोज्ड इनकम। इट विल बी चार्जेबल इफेक्टिव रेट एज अ 78%। एनी डाउट इन फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट समझ में आ गई तो बाकी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 69 में लिखा हुआ है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या पकड़ में आ गया इनकम टैक्स को? इनकम टैक्स को आपके पास कुछ सिक्योरिटीज के पेपर मिल गए, प्रॉपर्टी के पेपर मिल गए, लेकिन वो बुक्स में डिस्क्लोज नहीं है, या डिस्क्लोज है तो भी बहुत ही कम वैल्यू पर है, वो भी ब्लैक मनी है। अनएक्सप्लेन्ड मनी, सीधा सीधा पैसे मिल गए उनको, जिसको आप हर चीज में एक वर्ड बार 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 आना चाहिए, अनएक्सप्लेन। इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन, सोर्स बता सकता हूं, मैं बता सकता हूं भाई देखो उस समय कमाया था, टैक्स भी दिया था, वही पैसा है मेरे पास। या ठीक है, मैं टैक्स नहीं दिया था, मेरे को गिफ्ट में मिला है, और गिफ्ट में क्योंकि रिलेटिव से मिला है इसलिए टैक्स नहीं लगा था, मे बी पॉसिबल। मेरे को विल के थ्रू मिला है, अरबपति थे भाई मेरे फोरफादर्स, वहां से मिला है, ठीक है, एक्सप्लेन इट ना। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई फोरफादर से कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी अगर मिल रही है तो उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए पहले ही। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। तो यहां पर है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, मतलब पूरा ही गायब था। और पॉइंट नंबर 4 में है कि इन्वेस्टमेंट तो था, लेकिन 1 करोड़ की चीज को आपने 5 लाख दिखा रखे थे, तो भी वही बात है, बाकी का डिफरेंस अनडिस्क्लोज हो गया। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, आपने बड़े बड़े खर्चे कर रखे हैं जिसको दिखाते नहीं आप, मैरिज में खर्चा कर रखा है, तो पैसा लाए कहां से भी आपने? वो आपने ब्लैक मनी थी आपकी, तो उसको भी इनकम मान लेंगे। एंड देन अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी। हुंडी समझते हैं आप? इट्स अ टाइप ऑफ प्रॉमिसरी नोट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि जब आप लोन का लेना देना करें तो कैसे करें? बैंकिंग चैनल से, चेक से करें। और हुंडी से अगर आपने लोन लिया है, हुंडी मतलब लिख लेना प्रॉमिसरी नोट है। हुंडी इज अ हिंदी वर्ड, पॉपुलरली ये इंडिया में काफी चलता था, अब कम हो गया लेकिन अभी भी चलता है। तो उसमें कुछ नहीं, एक पेपर में लिख के दे देते हैं कि इतना पैसा मैंने लिया है, ये ब्याज की दर रहेगी, रेट रहेगा, और मैं आपको इतने दिन में वापस कर दूंगा। और काफी क्रेडिटेबिलिटी रहती थी इसकी पहले, हुंडी की। तो इनकम टैक्स नहीं चाहता कि आप कैश में लोन का लेना देना करें, क्योंकि उससे क्या होगा? ब्लैक मनी जनरेट होगी, बैंकिंग चैनल यूज नहीं होगा। तो अगर ये पकड़ में आ जाएगा तो इसको भी क्या मान लेंगे? ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम। पॉइंट पूरे 6 पॉइंट समझ में आ गए? एनी डाउट अप टू दिस 6 पॉइंट? 6 पॉइंट समझ में आ रहा है ना? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसको कोई ज्यादा मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, विच इज व्हाट? विच इज टोटल इनकम। हाँ, टोटल इनकम के स्टेप्स पे फटाफट बात करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें फटाफट रिकॉल हो जाएगी। स्टेप्स के, टोटल इनकम निकालने के स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप, सबसे पहला है रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना। क्यों? हाँ बताओ क्यों? बैठ 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 के बताओ।
अगर रेसिडेंट ही नहीं होगा तो टैक्स नहीं देना है। क्या इनका स्टेटमेंट सही है? इन्होंने बोला अगर वो रेसिडेंट ही नहीं होगा तो टैक्स क्यों देना पड़ेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है मतलब टैक्स नहीं देगा, ये सही स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इवन नॉन रेसिडेंट हैज टू पे टैक्स ऑन द इनकम विच इज एक्रूड इन इंडिया और विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट दैट रेसिडेंट नहीं हो तो टैक्स नहीं देंगे। हाँ, ये बोल सकते हैं कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है पता करना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो उस पर लिमिटेड इनकम को ही हम उसके टोटल इनकम का स्कोप में लेंगे, इंडिया के बाहर की इनकम को हम स्कोप में लेंगे ही नहीं, तो पता रहना चाहिए ना। तो सबसे पहला काम है स्टेटस डिसाइड करना, ताकि कौन से सेक्शन के थ्रू मैं ये पता लगा सकूं कि इसको टोटल इनकम में वर्ल्ड इनकम लेना है कि नहीं लेना है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 5। जो टेबल पढ़ते हो ना 4-5 इनकम का, सेक्शन 5 है। और स्टेटस कैसे डिसाइड होता है? सेक्शन 6 से। तो थोड़ा थोड़ा रिकॉल करना है ना, फिर तो चैप्टर में हम फटाफट सीख लेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? टोटल इनकम निकालने के स्टेप्स, मतलब चैप्टर 8 जो आप पढ़ते हो ना उसके यही तो स्टेप्स हैं। सबसे पहले देख लो भी स्टेटस क्या है। फिर सेकंड है स्टेप 2, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड। जरूरी है, जानते हो आप क्यों भाई क्लासिफाई क्यों करते हैं? क्योंकि हर हेड के टैक्सेबल इनकम निकालने का तरीका, उसमें जो डिडक्शन मिलती है वो सब अलग अलग है, इसलिए क्लासिफाई करना पड़ेगा। और क्लासिफाई करने में मेन कौन रोल प्ले करता है कि ये इस पर्टिकुलर हेड में जाएगा, कैसे पता लगता है? उसका नेचर। थोड़ा टेक्निकल वर्ड चाह रहा हूं अब आप लोग से मैं। सोर्स ऑफ इनकम नहीं, मेरा क्वेश्चन है ये मैं कैसे समझूंगा कि 5 हेड में किस में जाएगा? इसका कोई प्रोफेशनल तरीका है क्या? हाउ यू डिसाइड कि ये पर्टिकुलर हेड में जाएगा ये? हाँ, 4 हेड में नहीं आएगा तो अदर सोर्स में जाएगा, लेकिन वो 4 हेड में कैसे जाता है? चार्जिंग सेक्शन, याद कीजिए। वो कौन बताता है? चार्जिंग सेक्शन, मतलब हर हेड का पहला सेक्शन। सैलरी का क्या है? सैलरी का क्या है? 15। हाउस प्रॉपर्टी का क्या है? 22। पीजीबीपी 28। कैपिटल गेन 45। आईओएस 56। कंप्लीट। 5 चार्जिंग सेक्शन है, कुछ नहीं है, पहला पहला सेक्शन है हर हेड का पहला सेक्शन, जिसे क्लियर समझ में आता है। अब सोचो ना यार, चार्जिंग सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल आपको पता भी है, हाउस प्रॉपर्टी हेड नाम पढ़कर तो लगता है कि हाउस की इनकम आएगी, लेकिन गोडाउन किराए में देते हो तो रेंट की इनकम कहाँ ले जाते हो आप? पीजीबीपी। हाँ जी, गोडाउन को किराए पे दूंगा तो कौन कौन से हेड में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, पीजीबीपी। मेरे पास एक गोडाउन है, किराए पर दिया हूं मैं, अदर सोर्स में जाएगा। गोडाउन किराए पे दिया, किराए की इनकम हो रही है, हेड बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। नहीं, मेरा बिजनेस नहीं है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा गोडाउन था या शॉप है मेरे पास, किराए पर दिया हूँ। अदर सोर्सेस, अदर इनकम कुछ नहीं होता, अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। हाँ, अदर सोर्स, अदर एचपी, एचपी हेड, अदर सोर्सेज। अब देखो कितना बड़ा गड्ढे में बैठे हो आप लोग। हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा ये, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड का चार्जिंग सेक्शन लिखा है, इनकम फ्रॉम हाउस नहीं लिखा है। उसमें लिखा है एनुअल वैल्यू ऑफ एनी बिल्डिंग। याद आया क्या अभी? एनी बिल्डिंग विल बी चार्जेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर। कहाँ लिखा है वहां पर कि हाउस की इनकम जाएगी? वहां तो लिखा है बिल्डिंग। वो हेड का नाम उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी लिखा है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि चार्जिंग सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू रीड सेक्शन 22, इट्स क्लियरली मेंशन दैट एनुअल वैल्यू ऑफ एनी बिल्डिंग विल बी चार्जेबल अंडर दिस हेड इन हैंड्स ऑफ ओनर। हाँ ठीक है, मेरा बिजनेस ही यही है तो बात अलग है, मैं वो बात तो मैं बोल दिया, नहीं कर रहा हूं मैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? चार्जिंग सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे सैलरी हेड में कौन सी इनकम आती है? सैलरी हेड, सही है ना? लेकिन जब आप सैलरी हेड को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जरूरी है। मैं मेरी फर्म से मेरे को सैलरी मिलेगी, यहाँ नहीं आएगा। मैं पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, मेरे को सैलरी मिलती कि नहीं मिलती? तो वो सैलरी क्या सैलरी हेड में आती है? तो कैसे पता लगा? वो चार्जिंग सेक्शन 28 पढ़िए आप, पीजीबीपी का साफ साफ लिखा है कि सैलरी और इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म विल बी चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी टू द एक्सटेंट लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 40B।
मतलब जिसको सीधा सीधा बोलते हैं जितना फर्म को अलाउ होगा उतना पार्टनर के एंड में चार्जेबल हो जाएगा। चार्जिंग सेक्शन ही तो बताता है। तो चलिए स्टेप्स में आ जाते हैं। स्टेप 1 है स्टेटस डिसाइड करो, स्टेप 2 है हेड्स में क्लासीफाई करो अकॉर्डिंग टू द चार्जिंग सेक्शन, स्टेप 3 है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड आफ्टर प्रोवाइडिंग परमिशेबल डिडक्शन एग्जेम्पशन। तो हर हेड का डिडक्शन है कि नहीं? जहां तक मेरे को याद आ रहा है सेक्शन 15 में सैलरी हेड में सेक्शन 16 की डिडक्शन मिलती है ना, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, फिर वो प्रोफेशनल टैक्स वगैरह है, याद आ रहा है। और ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेक्शन 24 की ब्याज की और 30% डिडक्शन मिलती है। सेक्शन 28 में ऐसा कोई डिडक्शन नहीं है स्पेशली, बस वो एक्सपेंस अलाउ होता है, वो बात अलग है। सेक्शन 45 मतलब कैपिटल गेन में सेक्शन 54 एटसेट्रा की डिडक्शन मिलती है इन्वेस्टमेंट के बेस पर, हाउस खरीदे हाउस में पैसा लगा दिए। और सेक्शन 56 में ऐसा कोई अलग से एग्जेम्पशन नहीं है। बस हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस और माइनर चाइल्ड। ये पक्का याद आ रहा होगा कि बहुत इजी चैप्टर है, इसी को पढ़ पढ़ के हम जो चीज़ समझ में आती है उसको ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जो नहीं आती उसको छोड़ देते हैं, इसलिए एग्जाम परफॉर्मेंस बिगड़ता है हमारा। ये तो कुछ नहीं, 5 मिनट का चैप्टर है ये, 5 मिनट्स। क्लबिंग प्रोविजन, इसमें इसका सही नाम क्या है? इसका सही नाम है इस हेड का, इस चैप्टर का, अदर पर्सन इनकम इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम, जिसमें माइनर भी है। क्या इसमें अननोन पर्सन की इनकम क्लब हो सकती है एसएससी में? ये तो माइनर और स्पाउस लिख दिया, अननोन पर्सन की इनकम जस्ट पूछ रहा हूं आपको कितना याद है। अननोन फ्रेंड की इनकम, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्लब हो जाएगी मिस्टर ए में? ये मिस्टर ए है और इसका फ्रेंड है, तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन आपको पता है जो इसकी इनकम यहां पर क्लब हो रही है? बिना कंसिडरेशन के एसेट ट्रांसफर कर रहा है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर इसे कोई एसेट ट्रांसफर किया है तो उस एसेट से होने वाली इनकम बिल्कुल क्लब होगी। या फिर ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट सेक्शन 60 बिल्कुल पॉसिबल है। सही है कि नहीं? जस्ट रिकॉल कर रहा था, प्रोविजन पे तो हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद स्टेप 5 सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। इसमें सबसे पहले हम कैसा सेट ऑफ करते हैं सर बताओ? सबसे पहले लॉस को कैसे सेट ऑफ करते हैं अपन? वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, सबसे पहले वो छोड़ दो, प्लेन लॉस की बात करो। तो कौन सा किससे पहले मैं ध्यान दूंगा एडजस्ट करने के लिए? नहीं सर, एकदम गलत स्टार्टिंग है आपका। आप इंटर हेड में पहले क्यों कूद रहे हो? पहले इंटर सोर्स करो ना। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही हेड में एक लॉस भी हो रहा है, उसी हेड में एक प्रॉफिट हो रहा है? पॉसिबल है ना? सबसे पहले आपको सेम इंट्रा हेड बोल लो, है ना, इंट्रा हेड बोल लो। एक ही हेड के अंदर प्रॉफिट है और उसी हेड के अंदर लॉस है। तो मेरे पास एचपी हेड में एक हाउस है, एक में लॉस हो रहा है, दूसरा हाउस है जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले उसको एडजस्ट करो ना, उस लॉस को। और जब इंट्रा हेड ना हो पाए तो फिर इंटर हेड में जाओ, और फिर वो भी ना हो पाए तो कैरी फॉरवर्ड करो। फिर वो आप स्टेप्स बोल रहे हो, पिछले साल से अगर मेरे पास बिजनेस लॉस भी आ रहा है, अनएब्जॉर्ब लॉसेस भी आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन, तो पहले किसको करें वो एक अलग बात है। मैं ज़्यादा प्रोविजन में नहीं जा रहा हूँ, आपको जैसा ही है मेरे को चैप्टर दिखाना तो मेरे माइंड में खट से क्या आया वो देख रहा हूँ। प्रॉब्लम रिकॉल की तो है ना, खूब सारा तो हम पढ़ लेते हैं, खूब सारा नहीं पढ़ना है, खूब सारा क्वेश्चन बनाना है। फर्स्ट चांस में मेरे क्वेश्चन आया, जैसे ही मेरे को लॉस वाला चैप्टर दिखा, मेरे को लगा कि माइंड में क्या आना चाहिए, इंट्रा हेड, इंटर हेड, देन कैरी फॉरवर्ड, कंप्लीट विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। मैं भी नहीं बताऊंगा आपको, आप पढ़ लेना आज जाके, विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। और जब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज आएगा तो पहले किसको एडजस्ट करना? एक पॉइंट है जिसको ऑर्डर ऑफ सेटअप बोलते हैं अपन। क्या थोड़ा थोड़ा रिकॉल हुआ? बस इतने फास्ट रिकॉल होना चाहिए चैप्टर। ये चैप्टर नहीं देख रहे अपन, स्टेप्स देख रहे हैं। आगे बढ़ूं? फिर ये सब एडजस्ट करने के बाद कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, फिर डिडक्शन माइनस करना है, और फिर टोटल इनकम का कंप्यूट करना है। टोटल इनकम कंप्यूट करने के बाद क्या करना है? टैक्स निकालना है। टैक्स कौन से रेट से निकालना है? स्लैब एंड स्पेशल रेट। अगर उसमें स्पेशल इनकम है तो कौन सा? हाँ, वो एक ऑप्शन है, ठीक है। उसको तो अभी भूल ही जाओ, क्योंकि उसको लास्ट में करेंगे चैप्टर 8 के साथ।
भाई वो तो पूरे हेड्स याद हो जाएंगे या डिडक्शन याद हो जाएगा तब तो ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा शॉर्ट में भी। फिर आ गए अपन टैक्स लाइबिलिटी में, तो हमको मैं इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालना है। स्लैब आपको पता है, स्लैब को चेंज हुआ है क्या? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही। बस एक ऑप्शन आ गया जिसमें अगर आप कई सारी डिडक्शन नहीं लोगे तो हम आपको और आसान और सस्ता स्लैब दे देंगे। समझ रहे हैं बात को? तो उसको अभी पेंडिंग रखो आप। तो स्लैब तो सीधा सीधा है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी रहती बताओ? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, एज द केस में भी। सही बोला क्या? 2.5 लाख समझते ना? 2.5, 3 और 5, ये बेसिक एग्जामिशन लिमिट। तो मेरे को बताओगे आप सर मैडम 5 लाख कब लगेगा? गड़बड़ कर रहे हो ना, स्लैब भी याद नहीं है आपको, ये भी गलत है। हाँ गलत, तो पता नहीं क्या बोल रहे हो आप। हाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताओ। 5 लाख, 5 लाख क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या है? 5 लाख की इनकम रहेगी तो स्लैब रेट क्या आएगा? क्वेश्चन ही गलत है आपका। हाँ क्वेश्चन तो बताओ। हाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना मैं, सॉल्यूशन आंसर। मेरे को आप शक क्या हो गया मालूम है? आपको क्वेश्चन ही नहीं सुनाई दे रहा है। मेरा शक बदल गया है। 5 लाख की बेसिक एग्जामिशन लिमिट किस व्यक्ति को मिलता है ना? हाँ ये सही क्वेश्चन है। 5 लाख की इनकम रहेगी तो टैक्स कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन नहीं था। 5 लाख की बेसिक एग्जामिशन लिमिट किसको मिलता है बताओ? सही है? गलत है? हाँ हाँ। तो चलो आप कोई कंप्लीट बता दो मेरे को। हाँ नहीं पता? गलत, गलत। आपने बार बार 80 ईयर्स के अबो बोल रहे हैं, और 80 ईयर्स हुआ तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो गलत स्टेटमेंट क्यों यूज करते हो? फिर घर कर जाएगा अंदर। इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल, सबसे पहला है, सब लिखा है इसमें ना, मैं इसी से ही पढ़ के बताता हूँ, कुछ कहाँ से लाऊंगा, इसी से पढ़ के बताता हूँ। अगर आप मेरी क्लास से आगे चलोगे तो 80 नंबर ले आओगे इसमें। मेरे से आगे चलना है आपको, मेरे से पहले नहीं चलना है। सर क्या पढ़ाने वाले हैं उसको देख देख के फटाफट फटाफट देख के आओगे तो आपका कॉन्फिडेंस देखना। अब आप सोच के देखो, इनकम टैक्स का बेसिक जिसमें अपन स्लैब की बात कर रहे हैं, उसमें अगर गलती कर रहे हैं तो ये ठीक रिजल्ट आया फिर तो अपना। बिना नॉलेज के मैं आगे बढ़ के भी कर क्या लूंगा? तो रिजल्ट ठीक आया ना? मेरी बात समझ रहे हो ना? ये तो बेसिक मिस्टेक हो रही है ना। तो इन केस ऑफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग द एज ऑफ, या वो अटेन द एज ऑफ, आगे लिखा है उसमें है ना, आगे लिखा है who attain the age of 80 और मोर। मैं 80 प्लस नहीं बोल रहा हूँ, 80 और मोर। कब? कब 80 ईयर को अटेन करेगा? कब? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के किसी भी समय। आखिरी तारीख को भी पूरा करेगा तो भी पूरे प्रीवियस ईयर के लिए वो वेरी सीनियर सिटीजन, मैं इसको वेरी सीनियर सिटीजन बोल देते हैं ना। हाँ बिल्कुल। असेसमेंट ईयर के फर्स्ट डे में अगर उसका बर्थ हुई है तो एक दिन पहले ही वो कंप्लीट तो कर लिया ना अटेंड, उसका सर्कुलर है इसमें। याद आ रहा है कि नहीं सर्कुलर? हाँ। तो फिर वो 1 अप्रैल को पूरा किया। देखो अगर किसी की बर्थ डेट 15 तारीख है, पहले क्लियर कर लो, तो वो 15 को कंप्लीट नहीं करता है, 14 को कंप्लीट करता है, 15 को उसका बर्थडे मनाया जाता है डेट के कारण। तो अगर कोई 1 अप्रैल 1961 को पैदा हुआ है तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 2021। ये भूल जाते हो आपको, मैं देख रहा हूँ, फट से आना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्या है? 2021। तो 1 अप्रैल 1961 को पैदा हुआ है तो 60 साल का कौन सी डेट को बर्थडे मनाएगा पहले तो बताओ? कंप्लीट नहीं बोल रहा हूँ, बर्थडे कौन सी डेट को मनाएगा? 1 अप्रैल को ही मनाएगा। तो 1 अप्रैल 2000 निकाल के बताओ, मैं लिखता हूँ। 1 अप्रैल 1961 को डेट ऑफ बर्थ है उसका, और हमारा प्रीवियस ईयर है 2021। तो बताइए वो बर्थडे पार्टी कब देगा? बर्थडे पार्टी की डेट क्या रहेगी उसकी?
तो इजी क्वेश्चन है ना भाई। अभी 60वां बर्थडे, 60th बर्थडे की पार्टी देगा ना भाई? कब देगा? 1 अप्रैल 2021। सही लिखाऊं कि नहीं? कैसे निकाला? कुछ नहीं, 2000 कैलकुलेटर में 2021 लिख लो, माइनस 1961 कर दो, तो आपके कैलकुलेटर में 60 आ जाएगा। तो कोई ऐसा बड़ा भारी कैलकुलेट नहीं करना है। लेकिन अगर आप ये सुन रहे हो और समझ में आ रहा है और प्रैक्टिस खुद ही नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में नहीं बनेगा। निकाल पा रहे हो 60? तो 1 अप्रैल 2021 में वो बर्थडे मनाएगा, कौन सा? 60th बर्थडे। और ये कौन सी डेट में आती है, कौन से प्रीवियस ईयर में आता है? 21 22 में। इसका मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में तो ये 60 का नहीं हुआ, इसी के लिए तो सर्कुलर बनाया है। बर्थडे कब मना रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 60 का कब अटेंड किया। तो 60 कंप्लीट वो इस तारीख को नहीं किया भाई साहब, वो 60 कंप्लीट कर लिया है, अटेन जिसको बोलते हैं, अटेन द एज, अटेन द एज ऑन 31 मार्च 2021। क्या अभी सही लिखा हूं? और ये कौन से प्रीवियस ईयर में आता है आप बताओ? देखो एक डेट के कारण ईयर बदल गया ना। तो ये आज आप बेसिक जो फर्स्ट उसमें एक सर्कुलर पढ़ के आना, उसमें एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, छोटा सा एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये स्लैब रेट आ गया हमारा। तो बेसिक एग्जाम्शन में 2,50,000, 3 लाख एंड 5 लाख। और 2 लाख 50,000 3 लाख से ऊपर 5 लाख तक की लिमिट पर 5%, देन 20%, देन 30%। तो स्लैब आप देखिएगा। उसके बाद अलग अलग बाकी स्लैब, बाकी जो देखिए, ये स्लैब जो है नॉर्मल स्लैब जो 2.5 लाख का, वो इंडिविजुअल पे, HUF पे, AOP BOI आर्टिफिशियल पर्सन पे एप्लीकेबल होता है। और जो 3 और 5 लाख वाला स्लैब है, केवल और केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल, बाकी तो एज है ना। और बाकी जो कंपनी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, बाकी का टैक्स रेट हमको बहुत डिटेल में तो हमारे कोर्स में नहीं है। टैक्स रेट आप लोग जरूर देख लेना, मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में? अच्छा, नहीं तो टैक्स रेट ही पूछा होगा या? हाँ तो उतना ही, बस उतना ही पूछेगा, उससे ज़्यादा कोर्स में ही नहीं हमारे। हाँ, जितना इसमें रेट दिया है ना, ये रेट नहीं पढ़ोगे तो फंसोगे। ये रेट आपको देख के आना, ठीक है। मतलब उसमें क्वेश्चन कुछ नहीं, जानकारी का अभाव है। अगर आपने ये टैक्स रेट दिया है, मैं इसको रीड कर देता हूँ भले, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ये रेट, बस उतना ही है। इसमें कोई टेक्निकलिटी कुछ नहीं है। कंपनी पे टैक्स रेट, कंपनी का सरचार्ज, और हेल्थ एंड एजुकेशन, बस इतना ही पता होना चाहिए। और स्पेशल इनकम पे तो सभी के लिए स्पेशल रेट है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको देखना है। उसके बाद आ जाते हैं अपन सरचार्ज पे। सरचार्ज का स्लैब रेट पता है आपको? सरचार्ज पहली बार कितने, कब लगता है पहली बार सरचार्ज? हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ जी, जब टोटल इनकम मोर देन के 50 लाख एंड मोर, मोर देन है यहाँ पर, यहाँ मोर देन यानी 50 लाख तक रहेगा तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। तो स्लैब रेट आपके फर्स्ट चैप्टर में दिखेगा। 50 लाख से ऊपर होगा कब तक? 1 करोड़ तक, मतलब 100 लाख बोल लीजिए। और उसके ऊपर फिर 10 की जगह 15% हो जाएगा, फिर 25%, और फिर 37%। लेकिन ये दो इनकम ऐसी है, दिख रहा है क्या आपको? पता है कि 111 ए और 112 ए, समझ रहे हैं बात को? 111 ए और 112 ए, इस पे सरचार्ज की एक लिमिट फिक्स कर दी इन्होंने, और वो लिमिट क्या है? 15%। 15% से ऊपर इन पे नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल हो गया। तो अब देखो, आप ये बाकी जो है ना, जो कंपनी का बाकी रेट देख के आना, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे। हाँ,
TDS मैं देख लूंगा। अच्छा क्वेश्चन तो दे ही नहीं सकते, वो कोर्स में ही नहीं है। हाँ हाँ, तो मैं तो अपडेटेड रेट ही बता रहा हूँ आपको। आपको जो नया स्टडी मटेरियल यूज़ करना है इसलिए बोल रहा हूँ। भूल के भी पुराने नहीं करना है। वो केवल केवल इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि हम उसके क्वेश्चंस नहीं बनाते तो हम उसके रेट जितना दिया है ना आधे पन्ने का वो भी नहीं देख के आते, तो हमको टफ लगेगा। टफ मतलब कुछ नहीं है, उसका रेट दिया हुआ है, वो रेट हमको पता होना चाहिए, सरचार्ज पता होना चाहिए बस। तो ये आपको होमवर्क है, ये पढ़ के आना आप लेटेस्ट। अगर आपके पास नहीं होगी तो ऑनलाइन तो मिलेगी ना आपको, उसका प्रिंट निकाल लेना या उससे डायरेक्ट पढ़ लेना। फिर आते हैं अपन जो मेन अपना सरचार्ज है। सरचार्ज में वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A एंड 112। तो मैं आपको 111A पहले और 112A रिकॉल करा देता हूँ। 111A शॉर्ट टर्म के लिए है, 112A लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन 111A शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये दोनों जो सेक्शन है वो कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने से नहीं होता। स्पेसिफाइड 3 कैपिटल एसेट है जिसको ट्रांसफर करने से, और जिसमें आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड हुआ हो, तो उससे अगर शॉर्ट टर्म होगा तो वो चार्जेबल होगा 111A में 15%, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उस पर चार्जेबल होगा 112A के अंतर्गत, विच इज 10% ऑन मोर देन 1 लाख। ये प्रोविजन आप एक बार भले और देख लेना, लेकिन फिलहाल ये आया है तो मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, थोड़ा बहुत रिकॉल हो रहा है। तो 111A 112A मोर देन 50 लाख, ये देखिए एक वर्ड है इंक्लूडिंग। अब आपको फंडामेंटल क्या बताया मैंने, ये वाली इनकम पर सरचार्ज किसी भी हालत में किससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ध्यान से समझना, किससे ऊपर नहीं जाना चाहिए 15। अब यहां पर क्या लिखा है, टोटल इनकम में ये स्पेशल इनकम शामिल है, सही है ना। और वो जो टोटल इनकम है उसकी लिमिट कितनी है, 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ के अंदर। तो नेचुरली सरचार्ज का रेट क्या आने वाला है, 10%। तो क्या मेरे को 111A और 112A के टैक्स को अलग से ध्यान देने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो ये प्लेन हो गया, पहला सेगमेंट प्लेन हो गया 10%। क्या मेरा ये स्टेटमेंट समझ में आया आपको, मैंने क्या बोला अभी, बहुत बात बताइए। हमको क्या गारंटी देना है, बस 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन स्पेशल 3 एसेट, ऑन ट्रांसफर ऑफ 3 एसेट एंड लॉन्ग टर्म, उस पर किसी भी हालत में भाई सरचार्ज 15 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और 15 से ऊपर जाता कब है, जब टोटल इनकम किससे ऊपर हो जाए। हाँ जी, पक्का। आपके नोट से देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। 2 करोड़, हाँ। पहला सेगमेंट में 10%, दूसरे सेगमेंट में 15%। 2 सेगमेंट तक तो नेचुरल रहना है ना। मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, प्रोविजन तो पढ़ के फिर भूल जाओगे नहीं तो आप। तो 111A और 112A अगर आपकी टोटल इनकम में शामिल है और नेचुरली आप 10% या 15% के सरचार्ज में आते हो, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसलिए दूसरे में भी देखो क्या लिखा है, दूसरे में भी लिखा है वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग दिस स्पेशल इनकम कितना है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, तो नेचुरली कितना 15%। तकलीफ अब आएगी, बात समझ में आई कि ना, यहाँ तक समझ में आई बात। क्योंकि सरचार्ज इस साल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कॉम्प्लिकेशन समझ में आनी चाहिए हमको, ठीक है। तो पहले भी पढ़े होगे ना आप, लेकिन इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब आते हैं तीसरे में, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर गए तो आप नेचुरली कहाँ पहुंच जाने वाले हो, 25। लेकिन 25 किस पे नहीं लगना चाहिए, टैक्स ऑन 111A 112A। Why I'm using the word 111A 112A, why I'm not using the word short term long term, क्योंकि थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आई एम यूजिंग द शॉर्ट टर्म, तो मैं बोलूंगा ज्वेलरी बेच के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आएगा क्या। मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म, बिल्डिंग बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आएगा क्या। तो यू मस्ट नो and you must familiar with the 111A and 112A. If you are not aware about this section, you say no sir section मेरे को याद नहीं होता, तो बर्बाद हो जाओगे। 5 ही तो सेक्शन है इसमें स्पेशली, इसी पे तो खेल रही पूरी एग्जाम, तो समझ में आना चाहिए ना आपको। तो चलिए अभी तीसरे सेगमेंट की मैं बात करता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है। आपको थोड़ी फास्ट लग रही है क्लास,
आपको ये बात तो अभी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहाँ से जितने जल्दी निकलेंगे और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना एग्जाम परफॉर्म करेंगे, है ना। ये बात आपको बहुत जल्दी समझ में आ जानी चाहिए। वेयर द टोटल इनकम, क्या लिखा है देखो, एक्सक्लूडिंग, ऊपर में दोनों वर्ड क्या था, इंक्लूडिंग, झंझट ही खत्म किया था, छोड़कर, इसको छोड़कर वही स्पेशल इनकम, डिविडेंड इनकम एंड द कैपिटल गेन चार्जेबल अंडर सेक्शन 111A एंड 112A, इनको छोड़कर, मतलब इसको अलग रखे हैं। और उसके अलावा भी नेचुरल वाली जो टोटल इनकम है वो किससे ऊपर चले गई, 2 करोड़ से ऊपर, तो भैया वो नेचुरल, इसको तो हटा दो, वही 2 करोड़ से ऊपर चले गए, तो आप अपने आप कौन से सरचार्ज में जा चुके हो, हाँ जी 25 में तो जा चुके, तो लगना ही लगना है 25, है ना। और जो एक्स्ट्रा वाला है वो कौन है, 111A 112A, बोलना पड़ेगा, नहीं तो जबान पे 111A 112A ही नहीं आएगा, नहीं बोलोगे तो जबान पे नहीं आएगा, जबान पे नहीं आएगा, दिल पे नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। साथ साथ बोलने की जो अपॉर्चुनिटी, खोना मत, स्क्रीन पे तो खो चुके हो, है ना। तो क्या बोलना है, कौन सा इनकम, 111A 112A, 111A 112A वाली इनकम को अलग करके ही 2 करोड़ से ऊपर चले गया, तो उस पर तो भाई 25 बनता है ना, वो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक्स्ट्रा बची है 111A 112A, उस पर 15 से ऊपर तो आप लगा ही नहीं सकते, इसीलिए लिखा है रेट ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स पेबल ऑन द पोर्शन ऑफ डिविडेंड इनकम एंड द कैपिटल गेन। अभी डिविडेंड इनकम से कंफ्यूज मत होना, जो डिविडेंड इनकम, क्योंकि अब डिविडेंड इनकम क्या हो गई है, डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है, हाँ जी, तो जो डिविडेंड टैक्सेबल है तो वहां पर ही नियम आएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कंसिडर करो कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर 111A एंड 112A नॉट एक्सीडिंग 15%। अब ये नॉट एक्सीडिंग क्यों लिखा भाई, सीधा 15 लिखना था ना, नहीं लगा सकते, तो फिर मैं 10 लगा लेता हूँ, हाँ। नहीं नहीं, मेरे को इस केस की बताओ अभी, आप थर्ड केस में नॉट एक्सीडिंग 15 लिखा है, इसका क्या ये इंटरप्रिटेशन निकालूं कि 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 लगा देते हैं, चलो 15 से ऊपर कहाँ है, 15% लिखा है कि नॉट एक्सीडिंग 15 लिखा है, नॉट एक्सीडिंग, और नॉट एक्सीडिंग 15% में 10% आता है कि नहीं आता है, तो मैं 10 लगा देता हूँ, क्यों लगाऊंगा 15, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, हाँ जी। इसलिए 15, तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं सीधे सीधे 15 भी लिख सकता हूँ, ये समझा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, सीधे सीधे 15 ही लगाना है, वो सही मायने में 15 ही लिखा है, वो लॉ वहां लिखा है, मतलब ये कंफ्यूज कर रहा है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, किसी भी सूरत में ये वाली सिचुएशन आएगी तो 15 ही लगना है, क्योंकि आप तो वैसे भी 2 करोड़ से ऊपर जा चुके हो, 10% कभी नहीं आएगा, और जब 10% आएगा फर्स्ट सेगमेंट में तो सभी में 10 आएगा, इसमें क्या आना है, ठीक है। थर्ड केस समझ में आ रहा है, कम टू द फोर्थ केस, ये देखना भाई यहाँ पर लिखा है एक्सक्लूडिंग, now come to the fourth case where the total income excluding, क्या चीज, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स 111A मोर देन 5 करोड़। भाई अब तो ये क्या बताना, ऊपर में 2 से 5 साथ, हम 25 के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे थे, 5 से ऊपर चले गया तो 37 के साथ 15 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो नेचुरली इस पे कितना लगना है 15, यहाँ पर कितना लगना है 15, कोई डाउट यहाँ तक। एंड द यूनिक केस इज द फिफ्थ केस which says where the total income including, थोड़ा स्पेशल मार्क कर रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड 111A एंड 112 मोर देन 2 करोड़, 2 करोड़ से ऊपर मतलब कौन से वाले में पहुंच गए, 25% वाले में, सही है ना, और इंक्लूडिंग है अभी मोर देन 2 करोड़, इन मोर देन 2 करोड़ नॉट कवर्ड इन मोर देन 2 करोड़ इन केसेस नॉट कवर्ड इन 3 and 4, क्योंकि अगर 3 और 4 में आ गया तो फिर वो तो नियम बना हुआ है, उसमें कवर नहीं है, तब आपको क्या करना है 15% लगा, नहीं हो सकता है ना, उसको एक्सक्लूड करके देखूंगा और कवर हो गया तो, हाँ अब मैं समझाता हूं आपको, फिफ्थ केस को थोड़ा माइंड पे जनरेट करो,
इंक्लूड करके 2 करोड़ से ज्यादा है, मतलब जैसे ही हटाऊंगा तो आप बताओ कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, कम। तो 15% लगाना है किस पे, कौन से टैक्स पे, पूरे टैक्स पे कि अलग अलग करके, पूरे पे लगाना है। यूनिक है। इसके लिए एक मैंने, आपको याद होगा तो एक वीडियो भी बनाया मैंने, है ना, इसका एक वीडियो भी बनाया मैंने, तो उसको आप सर्च मार लेना, मार्जिनल सरचार्ज, सरचार्ज ही शायद, सरचार्ज करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसको मैंने क्वेश्चन वाइज भी थोड़ा एलोबरेट किया और अच्छे से एलोबरेट किया है, तो इसको थोड़ा अच्छा कर लेना। ये थोड़ा डिस्टर्ब करता है, 5 केस, बहुत आसानी से एमसीक्यूज तैयार हो सकते हैं, अच्छा खासा। ठीक से देख लोगे तो इजी लगेगा, नहीं तो वही टफ लगेगा। अब ये देखिए, फर्म पे सरचार्ज पढ़ रहे हैं ना, तो नॉर्मल सरचार्ज तो हो गया हमारा। इसका है सरचार्ज, ये जो पढ़ रहे थे अभी हम, इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल पर्सन। और इनकम टैक्स के रेट तो हमको पता है, कंपनी के, फर्म के क्या परसेंट है, फर्म पे इनकम टैक्स का रेट क्या है, पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स रेट क्या है, 30%। स्लैब है कि फ्लैट है, फ्लैट 30%। पार्टनरशिप फर्म पे कितना है, फ्लैट 30%। तो वो आप टैक्स रेट देखना। और नीचे क्या दिया हुआ है, ये देखिए, सरचार्ज, फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एटसेट्रा एटसेट्रा, अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BAD, ये 115 BAD वही ऑप्शनल है, फिलहाल छोड़िए इसको। वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर है तो कितना है, 12% सरचार्ज। किस अमाउंट पर 12% किसका निकालना है, टैक्स अमाउंट का। पार्टिसिपेट कीजिए, किस अमाउंट का, टैक्स अमाउंट, क्योंकि सरचार्ज टैक्स अमाउंट का ही निकाला जाता है, ठीक है भाई। और इसी तरीके से डोमेस्टिक कंपनी का दिया हुआ है, ऑप्शन वाले को छोड़कर, और ये ऑप्शन हमारे कोर्स में नहीं है ना, ये वाले सेक्शन का ऑप्शन कोर्स में नहीं है। कंपनी देखो, जैसे इंडिविजुअल के लिए ऑप्शन आया ना इजी टैक्स स्लैब का, वैसे कंपनी के लिए आया है, तो हमको वहां नहीं जाना है। तो नॉर्मल अगर कंपनी ऑप्ट करती है तो 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक 7%, सही है, और 10 करोड़ से ऊपर 12%। क्या यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। जहां भी स्लैब सडनली आ रहा है या सडनली चेंज हो रहा है तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा, जो मैं कल आपको बता दूंगा, फिर हमको ये सब समझ में आने लगेगा। तो ये देख के आना है। फॉरेन कंपनी के लिए भी दिया है यहाँ पर 5 और 2 और 5%, दिख रहा है आपको। और फिर रिबेट की बात करते हैं। रिबेट किसको मिलता है, एचयूएफ को मिलता है, इंडिविजुअल, और वो भी कौन सा इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल। रिबेट किसको मिलता है, रिबेट मिलता है रेसिडेंट इंडिविजुअल, दिख रहा है आपको, किसको मिलता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल। कब मिलता है, हाँ, जब उसकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम हो, या 5 लाख से ज्यादा ना हो, ऐसा बोल लो, एक ही बात। कितना मिलता है, अप टू 12,500, सही बात है। क्या स्पेशल इनकम पे जो टैक्स आता है उस पे भी रिबेट मिलेगी उसको, मिलेगी। एक में मना किया बस, 112A में, बस ऑल टैक्स, कोई भी जो टोटल इनकम टैक्स, तो सब टैक्स आता है। कहाँ लिखा है इसमें, देखो, रिबेट अप टू 12,500 फॉर हैविंग टोटल इनकम, सब पे मिलेगी। ये तो समरी है, आप आज ना ये सेक्शन को डिटेल में इसके पहले लिखा है, पढ़ लेना। तो हर एक टैक्स में मिलती है, लेकिन जनरली मैंने जब क्वेश्चन पूछता हूँ ना कि स्पेशल टैक्स पे भी मिलेगी, तो 90% लोग यही आंसर देते हैं। टैक्स पढ़ के तो देखो आप इसमें, केवल किस पे नहीं मिलती, 112A वाले टैक्स पे नहीं मिलता, इस पे बस रिबेट नहीं मिलता, बाकी सब पे मिलता है। तो ये आज आपका होमवर्क है, रीड करना कि आपको वाकई में मिलता है पॉइंट, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन से बताओ किसके ऊपर लगता है, इंडिविजुअल, एचएफ, कंपनी, फर्म, किसके ऊपर चार्ज होता है, ऑल एसएससी। किस अमाउंट पर, टैक्स प्लस सरचार्ज माइनस रिबेट, फेनी फेनी, फाइनल, फाइनल जो टैक्स आता है उस पर लगता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो मैंने आज आपको मोटा मोटा इस चैप्टर के बारे में काफी सारे ना रिकॉल पॉइंट बता दिया है। आपको कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 घंटे का काम दिया मैं आपको, मेरे से आगे चलना। जितना जल्दी ये प्रोजेक्ट निपटाओगे उतना ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए मैं टारगेट दे पाऊंगा आप, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ध्यान रखना, हमने अभी 30 नंबर लाया है, 32 नंबर लाया है, 35 नंबर लाया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब कितना लाना है वो इम्पोर्टेंट है। और अब ना वो चलो यार पिछले बार 35 लाए थे, इस बार 50 ले आए, 55 55 ले आए, फिर क्या फायदा हुआ 2 बार पढ़ने का। ये अटेम्प्ट लूज हुआ है ना, इसको फायदे में उठा लो। इसका फायदा क्या है, ये तो बेस्ट नॉलेज फाइनल में जाएंगे। अब आप सोच के देखो, मैंने आपको आज बताया, आई थिंक 80% तो रिकॉल हुआ होगा, 20% में भी कुछ चीजें याद नहीं आ रही कि सर क्या बोल रहे हैं, जाके देखना पड़ेगा। मानो मैं 80% रिकॉल हो रहा है पॉइंट, चाहे मैं रेसिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं सेटअप की बात कर रहा हूँ, रिकॉल हो रहा था। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट होते, क्या आपको रिकॉल होता? मतलब आप फ्रेश स्टूडेंट से बहुत आगे हो, पहले ये तो समझो, आपका स्टेटस बहुत आगे है, तो इसका फायदा क्या उठाना है? एकदम हाई क्लास टेक्स्ट पढ़ के जाना है फाइनल। नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एकदम कॉन्फिडेंस लेके जाना है। टेक्स्ट तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है पॉइंट? तो मार्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब ना नॉलेज के लिए पढ़ाई करो, आप मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और आपको एग्जाम परफॉर्म करने, देखो एग्जाम तो परफॉर्म करनी, भाई मेरा नॉलेज खूब है और मैं एग्जाम परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो भी नुकसान है। तो एग्जाम परफॉर्मेंस क्यों बैड हुई है, ये ज्यादातर लोगों ने आपने कॉमन पॉइंट बता दिया, और आई एम एग्री, और मेरे को पता है ये पॉइंट कि सर उस समय क्लास ज़्यादा हो गई थी, टाइम नहीं ले पाए, कुछ तो ऑनलाइन के कारण भी एक डिसिप्लिन बिगड़ता है। अभी मैं आपको कम से कम 1.5 घंटे से मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, है ना। आप घर में रहते तो 2 बार तो अभी वॉशरूम जाके आ जाते, 1 बार कुछ खा के आ जाते, और 2 बार बंद कर दिए होते। होता है ना ऐसा? मैं 1% 2% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2% लोग डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं तो वो पास भी हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो फायदा उठाना है इसका। क्लियर है पॉइंट? तो आपके लिए बहुत सारे काम है। चैप्टर 1 को पूरा खत्म करके आना है आपको आज। क्या टारगेट दिया हूं? चैप्टर 1 को, हाँ प्रैक्टिकल कुछ चीज दिखेगी जो समझ नहीं आ रही है, उस पर रुकना मत, आगे बढ़ जाना, क्योंकि मैं कराऊंगा। जो चीज लगेगी यार ये तो मेरे को तकलीफ दे रही है, मार्केट गो एड, मार्केट गो एड, मेरे को मालूम है कहाँ कहाँ आपको तकलीफ मिलेगी, बट मैं थ्योरेटिकली ज्यादा क्लास में कराऊंगा नहीं, वो आपको करना है। और ये चैप्टर कंप्लीट करके मैं आगे बढ़ गया तो आप नहीं कर पाओगे। तो कल क्या टारगेट है? फर्स्ट बेसिक स्टडी मटेरियल से मैं घुस घुस के क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। हाँ वो नहीं पूछूंगा मैं जो मैंने एक प्रैक्टिकल एरिया मैंने ही नहीं कराया। मैंने आज आपको बेसिक एग्जामिशन लिमिट का कैसा यूज है नहीं कराया, स्पेशल इनकम के साथ टोटल इनकम का क्या मर्जिंग होती नहीं कराया, मैंने आपको एग्रीकल्चर इनकम के साथ टैक्स कैसे निकालता नहीं कराया। ठीक है आप पढ़े होंगे, लेकिन थ्योरी पूछ डालूंगा मैं, आप पर्सन की डेफिनेशन में घुस के पूछ लूंगा, ठीक है। और जो आज कराया हूँ वो तो पूछूंगा ही पूछूंगा। तो जब तक ये वाला आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करोगे ना, तो कोई फायदा नहीं होगा इतने दूर आना फिर जाना। क्लियर है? कल देखते हैं।